नमस्कार आप सभी को। इस JSR अकेडमी की इस कंसेप्चुअल सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं फिर से एक बार। बच्चों, हम लोगों ने एडमिशन को ख़त्म किया बहुत सक्सेसफुली। उसमें एक एक कॉन्सेप्ट को देखा, फंडामेंटल को देखा, किया उसको, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स को देखा और रिटायरमेंट को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया। जो उसके मेन पॉइंट्स थे उन पे डिस्कस हो रहा है अपने इस सीरीज़ में। तो जो भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उन सबको लेते हुए डिस्कस कर रहे हैं। उसका मैं एक एक का फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ, कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा, सारी चीज़ें होंगी। मतलब हर पॉइंट पे हमने पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, क्या क्या प्रोविजंस कंसीडर होते हैं, क्या क्या अकाउंट्स बनाए जाते हैं, उसमें किस तरीके से बनाए जाते हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए क्या ज़रूरी है, उन सब चीज़ों का कंपोजिशन करते हुए हम लोगों ने जो वीडियोस बनाए हैं उन वीडियोस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आप उनको फिर से गो थ्रू करिए और देखने के बाद जो भी सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप उनको अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। बच्चों, एक शर्त है मेरी कि आप अपने साथ जब भी मेरी वीडियो देखें तो उसके साथ एक कॉपी और पेन आपके साथ जरूर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ऐसे सामान्य बुक में नहीं मिलेंगे। वो मेरी स्टडी और मेरे 12 ईयर के एक्सपीरियंस का सब क्रक्स है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें आप कॉपी में नोट करते जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसी रेफरेंस में हम आज ये डिसोल्यूशन करना चाह रहे हैं। तो डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन किस तरीके से होगा, क्या क्या प्रोविजन कंसीडर होंगे, क्या होता है डिसोल्यूशन, इसके बारे में हम आज देखेंगे। देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इन दोनों में काफ़ी अंतर है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि जब भी हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किया तो एक नई फर्म बनी, है ना। जैसे रेशियो जब चेंज होता है तो भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो भी डिसोल्यूशन होता है। किसी पार्टनर की डेथ होती है या कोई रिटायर होता है तब भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म क्या है? पार्टनरशिप फर्म है कि पूरा फर्म यहाँ पे डिसॉल्व होता है। डिसॉल्व होने के कई कंडीशंस हैं। सेक्शन 39 ऑफ 1932 एक्ट में दिया हुआ है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप among all the partners in the firm। जो सारे पार्टनर्स हैं उन सब का अब खत्म हो रहा है। मतलब कहने का ये है कि अब पार्टनरशिप फर्म आगे कंटिन्यू करने वाली नहीं है। इट इज गोइंग टू बी डिसकंटिन्यूड विद इमीडिएट इफेक्ट। अब ये पूरी तरीके से फर्म समाप्त हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन तो आपका हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए जो है इन लोगों ने शुरू किया हो। जैसे सपोज करिए कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लिया हो एक ब्रिज बनाने का, एक डैम बनाने का, वो डैम कंप्लीट हो गया हो, पार्टनरशिप फर्म क्लोज हो गई, बंद हो गई हो जाए। दूसरा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लिया गया हो कि हम 5 ईयर्स 6 ईयर्स या 10 ईयर्स हम साथ में काम करेंगे, उसके बाद फिर हम जब टाइम खत्म हो जाएगा तो हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो वो भी एक डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मीन है। कभी कभी अनलॉफुल बिजनेस होने की वजह से कोर्ट के इंटरवेंशन पे भी फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है, या कभी कभी नोटिस के दे करके भी फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। तो ऐसे कई सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से फर्म को डिसोल्यूशन किया जाता है। डिसोल्यूशन का मतलब है कि पूरी तरीके से फर्म अब क्लोज हो रही है, आगे ये फ्यूचर में कंटिन्यू करने वाली नहीं है। तो जो भी इसकी लायबिलिटीज होंगी उन लायबिलिटीज को फर्म को पे करना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी फर्म पे करती है, कभी कभी पार्टनर पे करते हैं फर्म के बिहाफ पे। तो इस बारे में क्या प्रोविजन होंगे, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे एक एक करके बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, सबसे इजीएस्ट चैप्टर है ये, इसमें कुछ खास नहीं है। मैं आपको फॉर्मेट समझा रहा हूँ, एक एक का फॉर्मेट किस तरीके से क्या चीज़ें लिखी जाएंगी, कैसे लिखी जाएंगे, उन खाली फॉर्मेट को आप ध्यान में रखेंगे तो ये सारी बातें आप उसमें इजीली कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन इसमें से आएगा इस बार बोर्ड में। ठीक है, ऐसा जो है एक्सपेक्टेड है, क्योंकि डिसोल्यूशन से क्वेश्चंस आते हैं हर साल। तो आइए शुरू करते हैं हम इसको। तो
सेक्शन 39 याद रखिएगा, अगर आप इस बात को लिखेंगे तो सारे बाकी जो आंसर्स होंगे आपके आंसर इनसे अलग होंगे। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए एग्जामिनर के पास टाइम नहीं होता, ठीक है। एग्जामिनर जल्दी से जल्दी कॉपी आपकी चेक करना चाहता है, वो आपको एक दो क्वेश्चन देख करके वो समझ जाएगा कि आपने कितना स्टडी किया हुआ है। तो आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें कम से कम चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को प्रूव करना है वहाँ पे, ताकि आपको अच्छा मार्क्स मिल पाए। तो ये अगर आप सेक्शंस वगैरह लिखेंगे तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये डेफिनेशन दी गई है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स इन द फर्म, ठीक है। तो अब आइए हम यहाँ पे देखते हैं क्या क्या अकाउंट्स बनते हैं, क्या क्या प्रोविजन कंसीडर होते हैं। तो सबसे पहले अभी तक जब भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता था तो हम रिवैल्यूएशन बनाते थे, ठीक है ना, रिवैल्यूएशन बनाते थे। रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट आपको पता है कि किस तरीके से हम बनाते थे, सारे लॉसेस को डेबिट करते थे, इनकम को क्रेडिट करते थे, ठीक है। फिर उसका जो प्रॉफिट होता था वो हमेशा ओल्ड रेशियो में बांटते थे। अब यहाँ पे हम रिवैल्यूएशन की जगह पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन भी आपका एक नॉमिनल अकाउंट है, इसका भी वही फंडा है कि सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को हमें डेबिट करना है और इनकम और गेन को हमें क्रेडिट करना है। तो क्या इसका फॉर्मेट होगा, आइए इसको देखते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, ये आपका रियलाइजेशन का फॉर्मेट है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर, अमाउंट। देखो बेटा क्वेश्चन जो है दो तरीके से दिया जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया गया हो, या ये भी हो सकता है कि स्टेटमेंट वाइज दिया गया हो, फिर आपको बैलेंस शीट पहले बनाना पड़ेगा। तो हम पहले उन क्वेश्चंस को टच करने की कोशिश करेंगे जो कि जिसमें बैलेंस शीट पहले से दिया गया है। बैलेंस शीट दिया गया है तो बैलेंस शीट को हमको यहाँ पे लिखना है। कैसे लिखना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया गया है हम यहाँ लिखेंगे टू एसेट्स। टू एसेट्स, बस आपको ध्यान ये रखना है कि कुछ एसेट्स को छोड़ करके बाकी सारे एसेट्स को लिखना है, ठीक है। क्या क्या एसेट्स होंगे, सबसे पहले कैश को छोड़ करके, बैंक को छोड़ करके, किसी पार्टनर्स का अगर करेंट अकाउंट होगा तो उसको भी छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स का अगर लोन होगा तो उसको भी छोड़ देंगे, और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को छोड़ देंगे, ठीक है। क्या क्या छोड़ेंगे, कैश को छोड़ेंगे, बैंक को छोड़ेंगे, पार्टनर्स का करंट अकाउंट है उसको छोड़ेंगे, पार्टनर्स का लोन अकाउंट है उसको छोड़ देंगे, और एक्यूमुलेटेड लॉसेस उसको छोड़ देंगे। एक्यूमुलेटेड लॉसेस मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, इनको छोड़ देंगे। गुडविल यहाँ पे एक एसेट्स की तरीके से ट्रीट किया जाएगा तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब लिखेंगे कैसे, यहाँ एसेट्स का नाम, यहाँ उसकी वैल्यू, एसेट्स का नाम, यहाँ उसकी वैल्यू, अदर देन दिस, यहाँ एसेट्स का नाम, यहाँ उसकी वैल्यू। फिर उसके बाद जो भी इसका टोटल आएगा इस टोटल को हम यहाँ बाहर लिख देंगे। ये आपका स्टेप नंबर 1 होगा, ठीक है ना। सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि एसेट्स को लिखना है, कुछ एसेट्स को छोड़ते हुए इनको छोड़ करके बाकी सारे एसेट्स को आपको एक एक करके यहाँ पे लिख लेना है, चाहे वो फिक्स हो चाहे वो फ्लक्चुएटिंग हो, सब कुछ। इसके बाद सेम इसी पैटर्न पे हम लायबिलिटी को लिखते हैं, बाय लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में कुछ चीजों को छोड़ना है, जैसे कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इसके बाद पार्टनर्स का अगर लोन होगा तो उसको भी हमें छोड़ देना है, ठीक है। इस तरीके से इन चीजों को यहां भी हमें छोड़ देना है लायबिलिटी साइड में। बाकी सारे मिलेंगे, जैसे क्रेडिटर हो गया आपका, बीपी हो गया, अनएक्रूड इनकम हो गया, ठीक है, अदर देन पार्टनर लोन हो गया, अदर देन पार्टनर लोन लिखा जाएगा यहाँ पे।
देखिए लोन दो तरीके का होगा, लोन लेना और लोन देना। अगर हमने लोन लिया है, हमने मतलब फर्म ने अगर लोन लिया है तो वो लायबिलिटी साइड में शो होगा, और अगर हमने लोन दिया है तो वो एसेट साइड में शो होगा, ठीक है ना। तो अदर देन अगर पार्टनर होगा तो उसको वहां पे हम मेंशन करेंगे, अदरवाइज हम उसको छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है। अदर देन पार्टनर होगा तो लिखा जाएगा और पार्टनर का होगा तो नहीं लिखेंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है हमेशा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ हमने लायबिलिटी का नाम, यहाँ उसका अमाउंट, यहाँ लायबिलिटी का नाम, यहाँ उसका अमाउंट, यहाँ लायबिलिटी का नाम, यहाँ उसका अमाउंट। इसी तरीके से जितनी भी लायबिलिटीज होंगी एक्सेप्ट दीज, हम एक एक करके लायबिलिटी को यहाँ पे रख देंगे। ये हो गया आपका एसेट्स इधर लिख लिया, लायबिलिटी इधर लिख लिया, ठीक। इसके बाद देखिए जितने सारे एसेट्स होते हैं वो या तो बिक जाते हैं या तो उन्हें कोई टेक ओवर कर लेगा। जितने एसेट्स होंगे या तो वो बिक जाएंगे ओपन मार्केट में या ऑक्शन के बिहाफ पे, या तो फिर उन्हें कोई टेक ओवर कर लेगा। अगर वो बिक जाते हैं तो उनकी रियलाइज्ड वैल्यू हमको इधर लिखनी पड़ेगी क्योंकि वो हमारे लिए इनकम है। तो बाई बैंक करके हम लिखेंगे बाई बैंक रियलाइज्ड वैल्यू, रियलाइज्ड वैल्यू, यहाँ एसेट्स का नाम, यहाँ उसकी रियलाइजेबल वैल्यू, एसेट्स का नाम रियलाइजेबल वैल्यू, एसेट्स का नाम रियलाइजेबल वैल्यू, फिर इन सब का टोटल करके हम इधर लिख देंगे। हो सकता है किसी एसेट्स को कोई पार्टनर टेक ओवर कर ले, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर टेक ओवर कर लेता है तो हम पार्टनर का नाम लिखेंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल ब्रैकेट में एसेट्स टेकन ओवर, यहाँ उस अमाउंट को लिख लेंगे। अब काम खत्म हो गया एसेट्स का। हमने क्या किया, जो भी रियलाइजेबल वैल्यू वाले एसेट्स थे उन सबको एक एक करके टोटल करके बाहर कर दिया। अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट्स को टेक ओवर कर लिया है तो बाई पार्टनर्स कैपिटल और अमाउंट यहाँ बाहर कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद फर्म के पास पैसा आ गया, अब लायबिलिटी जो भी है एक एक करके इनका रीपेमेंट करना पड़ेगा। अब लायबिलिटी के लिए भी वही दो बातें हैं, कुछ लायबिलिटीज तो ऐसी होंगी जिसको फर्म पे करेगी, कुछ लायबिलिटी ऐसी होगी जिसको कोई पार्टनर पे करेगा, यानी उसने जिम्मेदारी ले ली पेमेंट करने की। तो अगर फर्म पे करती है तो हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर किसी पार्टनर ने किसी लायबिलिटी की जिम्मेदारी ली पे करने की तो लायबिलिटी टेकन ओवर यहां पे चला जाएगा। अगर फर्म ने पे कर दिया तो टू बैंक हो जाएगा, टू बैंक। यहाँ पे हम लिखेंगे उस लायबिलिटी का नाम, जैसे क्रेडिटर हो सकता है, जैसे बीपी हो सकता है, जैसे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, है ना, या अदर देन पार्टनर लोन हो सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ से एक एक करके हमें पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसको टोटल करके हम यहाँ कर देंगे। आपका रियलाइजेशन रेडी है। बस यही चीजें हमें लिखनी है, पहले एसेट्स लिखना है, देन लायबिलिटी लिखना है, फिर बाई बैंक लिखना है, बाई पार्टनर्स कैपिटल लिखना है, टू पार्टनर्स कैपिटल और टू बैंक, ठीक है। बस इतनी ही चीजें इसमें जाएंगी। ये आपका रिवैल्यूएशन तैयार है। इसके बाद डेबिट माइनस क्रेडिट करेंगे। अगर आपका क्रेडिट ज्यादा है यानी इनकम अगर ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है तो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट को हम बांट देंगे यहाँ पे नए पुराने का कोई चक्कर नहीं होगा, केवल जो रेशियो लिया होगा उसी में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नहीं रेशियो लिया है देन इक्वल, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए दो पार्टनर थे, इनको हमने टोटल करके यहाँ कर दिया, ये टोटल इक्वल हो गया। लॉसेस अगर हो गए, हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हो, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट में बेस्ड है, तो अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, इनकम कम हो गया तो बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन। फिर उसके बाद ए और बी इसको बांट करके हम यहाँ लिख देंगे। ये आपका रियलाइजेशन रेडी है, ठीक है ना। अब देखिए अगर एंट्री पूछी जाती है, अगर चलो एंट्री पूछते हैं तो एक बार रियलाइजेशन डीआर टू एसेट्स, realization DR to partners capital if liability taken over, realization DR to bank for payment of the liability or discharging the liabilities, realization DR to profit। इधर के लिए liability DR to realization, then bank account DR to realization for realization of assets, partners capital account DR to realization if any partners taken over the assets, देन लॉसेस एस कैपिटल बी कैपिटल दिया टू रियलाइजेशन। तो इस तरीके से हम एंट्री भी पास करते हैं। एक बार रियलाइजेशन दिया, ये सब क्रेडिट, एक बार ये डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रियलाइजेशन का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है।
कोई डाउट अगर लगता है तो आप पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद हम बनाएंगे दूसरा अकाउंट जो कि होगा लोन का, ठीक है, क्योंकि लोन का हम अलग अकाउंट में बना सकते हैं या पार्टनर्स कैपिटल में भी दिखाया जा सकता है। तो पार्टनर्स का लोन अकाउंट कैसे बनेगा जो मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, पार्टनर्स लोन अकाउंट, मैंने अभी बताया आपको कि पार्टनर लोन दो तरीके का होता है। अगर फर्म ने लोन लिया है तो लायबिलिटी साइड में, अगर फर्म ने लोन दिया है तो एसेट साइड में, ठीक है। तो सपोज करते हैं पहले कि अगर पार्टनर ने फर्म ने लोन लिया है पार्टनर से, ठीक है, तो लायबिलिटी हो गई। और लायबिलिटी का हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। मेक इट अ पॉइंट इन योर माइंड, हमेशा याद रखिए कि लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है और क्लोजिंग क्रेडिट होता है, और एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है और क्लोजिंग क्रेडिट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे और क्या हो जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी में है इसमें आते बाई बैलेंस BD, इसके बाद इधर हम टू बैंक करके इसको पेमेंट कर देंगे यहाँ पे। बस एक लाइन का ये बनेगा केवल, ये टोटल हो जाएगा आपका, ये इसको इक्वल कर देंगे, ठीक है। अब अगर एसेट साइड में दिया हुआ है, तो अगर एसेट्स में दिया हुआ है तो हम इधर लिखेंगे टू बैलेंस BD और देन इधर बाई बैंक, ये आपका इक्वल हो गया, ठीक। यानी पहले रियलाइजेशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब इसके बाद हम बनाएंगे क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनेगा, बिल्कुल जैसे हम पार्टनर्स कैपिटल बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, कोई चेंज नहीं है इसमें। बस यहाँ पे एक जो सबसे मेजर चेंज है, यहाँ पे बैलेंस नहीं दिखाया जाएगा। बैलेंस दिखाने का मतलब ये है कि हमारी फर्म कंटिन्यू कर रही, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। बिजनेस बैलेंस CD की वजह से ही हमारा बिजनेस पिछले साल का बैलेंस इस साल में, इस साल का बैलेंस अगले साल में, फिर अगले साल का अगले साल में, तो वो बैलेंस शीट में जाता है। इसका क्या मतलब है कि फर्म एक बार रजिस्टर्ड हो गई तो सालों साल, 10 साल, 50 साल तक फर्म चलती रहती है। क्यों? क्योंकि पिछले साल का बैलेंस इस साल आ रहा है। लेकिन इन केस ऑफ डिसोल्यूशन अब यहाँ बैलेंस नहीं दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, बैंक, टू बैंक, क्योंकि फाइनली अब यहाँ पे सब हिसाब हो रहा है, जिसका जितना एक्सेस होगा वो लेके जाएगा और जिसका कम पड़ेगा वो दे के जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सपोज करिए दो पार्टनर थे A B, इधर भी AB। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस BD, इन दोनों में लिख दिया। इसके बाद बाई रियलाइजेशन, जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट हुआ इधर चला जाएगा, अगर लॉस हो गया तो टू रियलाइजेशन इधर चला गया, ठीक है। इसके बाद अगर किसी पार्टनर ने एसेट्स टेकन ओवर किया है तो इधर चला जाएगा टू रियलाइजेशन। सपोज करिए A ने एसेट्स टेकन ओवर कर लिया और B ने लायबिलिटी टेकन ओवर कर लिया, तो इधर चला जाएगा बाय रियलाइजेशन, ठीक है। B ने लायबिलिटी टेक ओवर कर लिया, बिल्कुल क्रॉस होगा ऐसे, इधर की चीजें इधर और इधर की चीजें इधर, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है ये। एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, ये हमारे डबल एंट्री सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि अकाउंटिंग का एक पिलर माना जाता है। तो रियलाइजेशन इधर हो गया। इसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की बात आ जाती है, बाई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हम बांट देंगे जो भी रेशियो दिया गया है। अगर एक्यूमुलेटेड लॉस हो गया, टू एक्यूमुलेटेड लॉस को भी हम यहाँ पे बांट देंगे, ठीक। इसके बाद हम बैलेंस करेंगे, इसका टोटल किया हमने, जो भी बैलेंस आया वो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ, टू बैंक,
टू बैंक लिख करके दोनों को पेमेंट कर देंगे। हो सकता है ए का क्रेडिट ज्यादा हो, डेबिट कम हो, तो जो भी डेबिट में आएगा यहाँ टू बैंक आ जाएगा। अब हम यहाँ बैलेंस नहीं लिखेंगे, इधर का सपोज करिए बी का डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो यहाँ बाई बैंक कर देंगे। बाई बैंक करने का मतलब है कि बी का पैसा कम पड़ रहा था, वो अपने घर से लेकर के आके फर्म की लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल बन गया। ठीक है ना। पार्टनर्स कैपिटल के बाद फाइनली अब हम बनाएंगे बैंक या कैश अकाउंट। ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया होगा उसको हम बनाएंगे। अगर कैश दिया होगा तो कैश का अकाउंट बनाएंगे, बैंक दिया होगा तो बैंक का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, बैंक या कैश क्योंकि आपका एसेट्स है, एसेट्स का हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, डेबिट होता है, तो हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, कैश या बैंक अकाउंट। जो भी आपके क्वेश्चन में दिया होगा हर जगह उसी को आपको लिखना है क्वेश्चन में। सबसे पहले हो जाएगा इधर टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी सबसे आसान अकाउंट है ये बनाना, सबसे इजी है। कैसे, इस हमने सबसे पहले रियलाइजेशन बनाया, फिर पार्टनर्स लोन बनाया, देन पार्टनर्स कैपिटल बनाया। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। रियलाइजेशन के डेबिट में, पार्टनर्स लोन के डेबिट में और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में अगर कहीं भी टू बैंक आपको दिखता है या आपने लिखा है तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, पार्टनर्स लोन के क्रेडिट में और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में अगर कहीं भी बाई बैंक आपने लिखा है या बाई कैश लिखा है तो वो कैश या बैंक के डेबिट साइड में चला जाएगा। कहने का मतलब है बिल्कुल क्रॉस होगा इस तरीके से। ठीक है, तो पहला बैलेंस मिला, उसके बाद टू रियलाइजेशन, अगर रियलाइजेशन से हमको कुछ मिल रहा है तो इधर लिख देंगे। फिर टू पार्टनर्स लोन से अगर बाई बैंक लिखा हुआ है तो यहाँ लिख दिया हमने। फिर टू पार्टनर्स कैपिटल से अगर कोई पैसा लेकर के आ रहा है पार्टनर तो उसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद बाई रियलाइजेशन, रियलाइजेशन से अगर जहां भी हमने पेमेंट किया है लायबिलिटी का, ठीक है, तो उसको यहाँ करेंगे। फिर उसके बाद बाई पार्टनर्स लोन, अगर किसी पार्टनर के लोन का पेमेंट किया गया, क्योंकि कैश या बैंक क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी आपका पैसा आएगा वो इधर आएगा, जो पेमेंट होगा वो इधर जाएगा। बाई पार्टनर्स लोन ये चला गया, बाई पार्टनर्स कैपिटल ये चला गया इधर। ठीक है, फिर ऑटोमेटिकली आप ये देखेंगे कि ये दोनों इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से हम कैश या बैंक को इक्वल कर देंगे। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले रियलाइजेशन बनाएंगे, फिर पार्टनर्स लोन बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। जब बैलेंस शीट दिया होगा इस फॉर्मेट को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसी फॉर्मेट पे सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। बस कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी चीजें डेबिट होंगी, कौन सी चीजें क्रेडिट होंगी। क्योंकि हमारी डबल एंट्री सिस्टम है, एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट की, तो जो चीजें एक बार डेबिट किया है उसको एक जगह क्रेडिट ही होना पड़ेगा। ठीक है, तभी हमारा ये प्रूव होता है डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट का। तो ये जो फॉर्मेट मैंने बनाया है इसको कॉपी में आप नोट कर लें और फिर अगले चैप्टर के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।